टीथिंग इज़ ए नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। जैसे कि बाल सर पे आते हैं, जैसे नाखून बढ़ते हैं, उसी तरह दांत हैं, उन्होंने आना ही आना है। किसी बच्चे के 1 महीना पहले, किसी के 1 महीना बाद सारे दांत 2.5 से 3 साल की उम्र पे निकल जाएंगे। तो इनिशियल प्रॉब्लम होती है मसूड़ों के सूजने की वजह से, थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा पेन, और इसी वजह से वो लारें गिरने लगती हैं, ड्रूलिंग होनी शुरू होती है। फीवर, डायरिया, सर भारी करना, सर गिराना, लेटना, ये सब चीज़ें नहीं पाई गई हैं। ठंडी चाबियां दी जाती हैं या कोई भी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, पैसिफायर दे दिया जाता है, ये सारी चीज़ों में दिक्कतें हैं। इनसे बेटर है कि हम एक सॉफ्ट कपड़ा या गॉस पीस गीला करके ठंडे पानी में वो बच्चे को थमा दें। बच्चा उसी को चूसता रहेगा और उसी से अपने मसूड़ों की मसाज करता रहे। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे विषयों पर हमने अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसके बाद दांत निकलना शुरू होते हैं और वो शायद सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है बच्चों के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। माएँ परेशान होती हैं क्योंकि बच्चा बहुत इरिटेट हो जाता है उस वक़्त। तो कैसे हम बच्चों का दाँत निकलना आसान बना सकते हैं? जाने-माने बच्चों के डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उनके साथ भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। सेहतनामा के श्रोताओं को मेरा सेहत भरा प्रणाम। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो भी कमेंट्स आपने दिए हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स जो हमने सेहतनामा के लिए किए हैं, और आपका ये जो प्रोत्साहन है इस चैनल एज़ वेल एज़ मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। इसी को आज हम आगे ले जाएंगे। और बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो आप दे रहे हैं और लाखों लोग उसे देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात कि लाखों लोगों तक सही जानकारी पहुंच रही है आपके ज़रिए। आज बच्चों का दांत निकलना आसान कैसे बनाएं? सबसे पहले शुरुआत से। तो सबसे पहले शुरुआत तो टीथिंग एज ए प्रोसेस की। मेडिकल साइंस दांतों के निकलने को कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इवेंट नहीं मानता, क्योंकि जिस तरह बच्चा पैदा होने के बाद में माँ का दूध लेना शुरू करता है, जिस तरह बच्चा गर्दन संभालता है, जिस तरह बच्चा बैठता है, उसी तरीके से टीथिंग को भी हम एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मानते हैं। बच्चे दांत लेके पैदा नहीं होते। दांतों का प्रोसेस लगभग 6 महीने के आसपास शुरू होता है। दांत भले ही ना नज़र आएं, पर बच्चे की कुछ तकलीफ़ें उस वक़्त शुरू हो जाती हैं जिनको कि हमारी हमारे कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। जी। इतना होता नहीं है, अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका दोष हम टीथिंग के ऊपर मढ़ देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो इतनी सारी चीज़ें थोपी गई हैं दांतों के ऊपर निकलने पर, वो चीज़ें सच नहीं हैं। कुछ हद तक दिक्कतें होती हैं, बट उनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ये जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शायद सबसे डिफ़िकल्ट टाइम पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चों के लिए होता है। बच्चा इरिटेट हो रहा होता है, बच्चे को शायद थोड़ा बहुत बुखार हो रहा होता है और क्रैंकी हो जाता है बच्चा, तो उससे वो खुद परेशान हो रहे होते हैं। तो ये जो 4 महीने के बाद का सफ़र है आगे का, ये वैसे भी बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए एक थोड़ा डिफ़िकल्ट सा सफ़र होता है, बिकॉज़ उससे पहले बच्चे ने दूध पीना है और सो जाना है। 4 महीने से छोटा बच्चा लगभग 16 घंटे सो रहा होता है। तो पेरेंट्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, और उसकी ना डिमांड्स होती हैं। पर जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा अवेयर होता है, तो हर चीज़ दिक्कत लगती है, और उसको ये भी पता है कि रो के मुझे अटेंशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्शन में आती हैं। स्ट्रेंजर एंजाइटी भी होती है। कुछ चीज़ें बच्चा नया सीख रहा होता है, उसमें भी उसका स्ट्रगल जारी होता है, और उस सीखने के दौरान अगर वो फेलियर मिलता है उसे, से फॉर एग्ज़ाम्पल वो बैठना चाहता है
या खड़ा होना चाहता है, ये नई नई स्किल्स सीख रहा है बच्चा, और उसमें किसी भी किस्म की दिक्कत आई या फेलियर मिला, उसमें बच्चा इरिटेट होगा। कमिंग बैक टू टीदिंग, टीदिंग का नॉर्मल प्रोसेस 6 महीने की उम्र से शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ जो भी बच्चे को दिक्कतें आती हैं। क्यों दिक्कतें आती हैं? क्योंकि जॉ में दांत तो होते ही हैं, जो जॉ अंदर की बोन्स हैं उनमें दांत तो हैं ही। अंदर है। अब उन्होंने इरप्ट होना है। जब वो इरप्ट होएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, तो वो फूल रहे हैं, साइज़ में भी बड़े हो रहे हैं। जो मसूड़ों का मांस है उसको फाड़ के इन्होंने निकलना है। तो इनिशियल प्रॉब्लम होती है मसूड़ों के सूजने की वजह से, थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा पेन, और इसी वजह से वो लारें गिरने लगती हैं, ड्रूलिंग होनी शुरू होती है। ड्रूलिंग की वजह से चेहरे के आसपास की स्किन थोड़ी बहुत वो वहाँ पर रैशेस आ जाते हैं। तो पेन, डिस्कम्फर्ट, ड्रूलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। फीवर, डायरिया, सर भारी करना, सर गिराना, लेटना, ये सब चीज़ें नहीं पाई गई हैं। दांत निकलने के टाइम। टीदिंग प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर है भी तो देन हम एडवाइस करते हैं कि कुछ और चीज़ों के बारे में सोचिए। हर चीज़ का दोष आप टीदिंग की तरफ नहीं मढ़ सकते। तो यही कॉमन इश्यूज हैं जो होते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, जो मिथ्स हैं जी, वो नहीं होते। सो ये जो माओ को लगता है कि बच्चा थोड़ा सा टेम्परेचर, उसका बुखार हो रहा है उसको, या वो सिर गिरा रहा है, तो वो आप ये मत समझिए कि 6-8 महीने में है और दांत निकल रहे हैं इस वजह से वो सुस्त हो रहा है। यस, सो कई बार ये भी होता है कि बच्चों को हम टीदिंग प्रोसेस आसान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, चाबियाँ होती हैं, खिलौने होते हैं, सिलिकॉन और बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं जिसमें कि बच्चा चबाने की कोशिश करता है और कई बार अपने गम्स को इंजर कर लेता है, और उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तब फीवर आएगा, ना कि सिर्फ दांत निकलने की वजह से। तो अब इजी कैसे इसको बनाएं, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ हर चीज़ वो मुंह में उठा के डाल रहा है और चबाने की कोशिश करता है, शायद उसको इरिटेशन हो रही है। तो अब इस प्रोसेस को कैसे स्मूथ बना सकते हैं बच्चे के लिए? सो ऐसे में नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि जो टीदिंग प्रोसेस है वो 6 महीने से शुरू होता है, भले 6 महीने कोई दांत ना नज़र आए। 9 से 15 महीने में पहला दांत आता है, और उसके बाद हर 6 महीने में 4 दांत आते हैं। 2.5 से 3 साल की उम्र तक 20 दांत आ जाते हैं प्राइमरी डेंटिशन के। 10 दांत ऊपर और 10 दांत नीचे। ये जो प्रोसेस शुरू होता है 9 मंथ्स पे, जब पहला दांत आता है, उससे पहले बच्चा थोड़ा इरिटेट होता है, तो माएँ जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनमें शहद मल दिया जाता है, प्लस ये ठंडी चाबियाँ दी जाती हैं, या कोई भी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, पैसिफायर दे दिया जाता है। ये सारी चीज़ों में दिक्कतें हैं, इनमें इन्फेक्शन रेट्स बढ़ते हैं, बच्चे को मसूड़ों में इंजरी हो सकती है। इनसे बेटर है कि हम एक सॉफ्ट कपड़ा या गॉस पीस गीला करके ठंडे पानी में वो बच्चे को थमा दें। बच्चा उसी को चूसता रहेगा और उसी से अपने मसूड़ों की मसाज करता रहेगा। अगर कोई बच्चा अपनी उंगलियों से ही अपने आप को सूद करना चाहता है, उसको अलाउ करिए। थंब सकिंग भी इसी वक्त शुरू होती है। थंब सकिंग एक हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। थंब सकिंग बीमारी नहीं है। थंब सकिंग बीमारी तब बनती है जब पेरेंट्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं। थंब सकिंग एज वेल एज मुंह में उंगलियां डालना एक नॉर्मल फेज़ ऑफ डेवलपमेंट है जो बच्चे का करना ज़रूरी है। हर बच्चे को थंब सकिंग और मुंह में उंगलियां डालना ज़रूरी है। तो ऐसे में ठंडा गॉज पीस हो गया या अपनी खुद की उंगली हो गई, पर अगर बच्चा इन सब चीज़ों से भी अगर वो जो है अभी तक इरिटेबल है, तो ऐसे में माँ अपने हैंड वॉश करके अपनी फिंगर पर 1 या 2 बूंद ग्लिसरीन के साथ में उसके गम्स की मसाज कर सकती है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि बेंजोकेन नाम का एक लोकल एनेस्थेटिक होता है जो कि बहुत सारी माउथ जेल में मिलता है। वो 2 साल से कम उम्र में रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो कभी भी कोई ओवर द काउंटर डेंटल जेल आपको मिल रही है तो उसमें देखें कोई लोकल एनेस्थेटिक तो नहीं है। इसके अलावा ट्रेडिशन में हमारे एक टीदिंग नेकलेस होता है
जिसमें बीड्स होते हैं, वो बीड्स बच्चे को दे दिए जाते हैं कि वो बच्चा उन्हीं को चबाए। पर उसका ख़तरा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी दिन धागा टूट गया और बच्चे ने बीड्स मुंह से अपने गले में लगा दिए तो एक हम सीरियस इमरजेंसी में चले जाएंगे। बिल्कुल। नंबर 2, बहुत सारी लोकल प्रिपरेशन हैं जिनमें कि कहा जाता है जड़ी बूटियां हैं, पर जड़ी बूटी में भी क्या असली केमिकल है पता नहीं। तो एज ए डॉक्टर मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें ना इस्तेमाल की जाएं। फॉलो सेफ प्रिंसिपल्स, जिसमें कि बच्चे की खुद की उंगली है, मदर की फिंगर है, ग्लिसरीन के 1-2 बूंदें हैं, ठंडा कपड़ा है, ठंडा पानी है, कोई भी कॉटन का ठंडा साफ सुथरा बिल्कुल, कपड़ा, बिल्कुल। स्टरलाइज हो रुमाल जो। मटेरियल, नो स्टरलाइज, वॉश्ड हो तो भी चलेगा। ओके, वो आप गीला करके उसको, बस गीला, ठंडे पानी से गीला करके उसको पकड़ा दें, वही कितना सेम। इजी है। हाँ, आपने ये भी सुना होगा कि कई पेरेंट्स ठंडा फ्रूट का टुकड़ा, वो च्यूअर एक आता है, च्यूअर में फ्रूट का टुकड़ा डाल देते हैं और बच्चा उसी को चबाता रहता है, उसी में जूस आता जाता है, विच अगेन हम उसे हेल्दी और हाइजीनिक नहीं मानते। तो वो भी अवॉइड करना चाहिए, मतलब कीप इट बेयर मिनिमम। सपोज कोई बच्चा है जो इसके साथ भी ठीक ना हो, तो ऐसे में हम पैरासीटामोल के ड्रॉप्स आते हैं, क्रोसिन ड्रॉप्स, वो आप दे सकते हैं, उनसे बढ़िया रिलीफ आ जाता है। एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा चलन है, जो कि मुझे सुनने में मिलती है, हर ग्रैंड पेरेंट मेरे से पूछता है कि क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। मैं सावधान कर दूं, इस चीज़ के बारे में बड़े क्लियर एडवाइजरी है बाय अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड वेरियस बॉडीज़ कि ये सेफ़ नहीं है। इतना कैल्शियम इस क्रूड फॉर्म के अंदर हम बच्चे को ना ही दे तो बेटर हैं। इसमें गुर्दे की पथरियाँ होने का भी शक रहता है, एंड दूसरी ऑफ कोर्स हाइजीन एंड कितनी मात्रा अंदर जा रही है और उसमें हैवी मेटल लोड कितना है। आर्सेनिक, मर्क्यूरी कॉमनली कंटामिनेंट होती हैं, तो उसका प्लीज़ चलन ना करें। अगर कैल्शियम से टीथिंग को बेटर किया जा सकता तो हमारे पास बहुत सारी बढ़िया कैल्शियम की मीठी दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं, रादर देन गिविंग ऑल दिस बायोफॉस एंड कैलकेरिया फॉस। तो वो उन चीज़ों से हमें दूर रहना। कई बार वो गाजर का टुकड़ा दे दिया जाता है। वही गाजर का टुकड़ा, कोई फ्रूट दे दी, बट उसी में डर यही रहता है बच्चे के दांत निकल रहे हैं, बच्चे ने अगर गाजर के टुकड़े को चबा लिया और वो अंदर ले लिया तो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बिकॉज इस उम्र में बच्चे को जो हम खाना पीना दे रहे होते हैं वो प्यूरिड फॉर्म में होता है, पेस्टी फॉर्म में होता है। तो कैसे आप एक एप्पल का टुकड़ा या गाजर का टुकड़ा दे दें, अगर उसने उसका एक टुकड़ा बाइट ले लिया और वो अंदर चला गया तो फंसने का डर रहता है। राइट, ये भी रिस्की है। और कई बार वो ना कोई आपने शहद लगाने, कई बार देसी घी की मालिश करते, वो भी नहीं करनी इन सब चीज़ों, शहद तो वैसे भी 2 साल से नीचे हम नहीं दे सकते। हमने पिछले कुछ प्रोग्राम में भी बताया कि डेंजरस है, बॉटुलिज्म हो सकता है। और उसी तरीके से देसी घी हर चीज़ की रेमेडी नहीं है। आई मीन द सेफेस्ट चीज़ जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ वो एक ग्लिसरीन की 2 बूंदें हैं। नाउ दांतों के निकलने का संबंध किस चीज़ से है? नंबर 1, क्या ये बच्चा माँ के पेट में हेल्दी था? क्या माँ को प्रॉपर खुराक मिली? क्या माँ किसी क्रॉनिक बीमारी के लिए कोई दवाइयों पर तो नहीं थी? क्या ये बच्चा पूरे समय पर पैदा हुआ? क्या इस बच्चे को विटामिन डी और माँ के दूध के ज़रिए कैल्शियम पूरी प्रॉपर क्वांटिटी में मिला या नहीं मिला? और 6 महीने के बाद बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा रहा, बच्चे की ग्रोथ कैसी रही? इन सब चीज़ों पे दारोमदार है दांतों का निकलना। तो हमने कई बार देखा है कि जैसे जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, प्री टर्म बेबीज, उनमें डेंटिशन कई बार डिलेड हो जाता है। ओके। कई बार मदर खुद मैलनरिश्ड है और पतली दुबली सी है, प्री प्रेगनेंसी स्टेट में भी, प्रेगनेंसी के दौरान भी, और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, वहाँ पर थोड़ा सा डिलेड डेंटिशन हो सकता है, पर ना दांत निकले ऐसा नहीं हो सकता। ओके। और जो बच्चों की, कई बार बच्चा पैदा ही दांतों के साथ होता है। हाँ जी, तो ऐसे बच्चे, कई बच्चे हम देखते हैं जो कि पैदाइश पर ही 1 या 2 दांत लेके पैदा होते हैं। बड़ा कॉमन है IVF प्रेगनेंसीज़ में इनका होना, मे बी किसी हार्मोन का कुछ लेना देना हो। तो ऐसे में क्योंकि बच्चा दांत लेके पैदा हुआ तो फीडिंग के दौरान माँ को दर्द तो होगा ही उन दांतों की वजह से,
तो ऐसे में अगर वो दांत लूज़ होते हैं तो हम इन बच्चों के ये दांत बर्थ पे इनके घर जाने से पहले ही निकाल देते हैं। 2 कारणों की वजह से, एक माँ को दर्द ना हो दूध पिलाते वक़्त, एंड नंबर 2 कई बार ये इतने लूज़ होते हैं कि खतरा रहता है कि ये दांत बच्चा अंदर स्वेलो ही ना कर ले, रेस्पिरेटरी पैसेज में ही ना ले जाए, ओके, तो उनको निकाल दिया जाता है। राइट। और दांत निकलते समय फिर अब इतनी चिंता, आप इस एपिसोड के बाद मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं जितना पेरेंट्स परेशान होते हैं। जितनी हम इम्पोर्टेंस एक टीदिंग प्रोसेस को दे हाँ। रहे हैं वो ना दें। इससे बेटर है कि हम बच्चे को कैसे कंफर्टेबल किया जाए, कैसे उसको जो पेन और डिस्कम्फर्ट है उससे इजाज़त दी जाए, वही हमने करना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी, जो मैंने बताया है उनको फॉलो किया जाए। और ऐसा नहीं है कि दांत निकल रहे हैं तो इसलिए बुखार हो रहा है। बिल्कुल। टू कंक्लूड, टीदिंग इज़ ए नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। जैसे कि बाल सर पे आते हैं, जैसे नाखून बढ़ते हैं, उसी तरह दांत हैं, उन्होंने आना ही आना है, एक सेट पैटर्न में आना है। किसी बच्चे के 1 महीना पहले, किसी के 1 महीना बाद सारे दांत 2.5 से 3 साल की उम्र पे निकल जाएंगे। उसके बाद में वो गिरना शुरू होंगे, फिर परमानेंट दांत आएंगे। तो इन सब का तो एक क्लियर कट प्रोसेस है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं शुरुआत में, और उनका क्या समाधान है वो भी मैंने बता दिया। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये दांतों की केयर हम कैसे करें जाते जाते। जो नॉर्मल टीथिंग प्रोसेस है, दांत तो 9 महीने की उम्र से आने शुरू हो जाते हैं, बट जो ब्रशिंग ऑफ द टीथ है वो रेकमेंडेड है 15 से 18 महीने पे। उससे पहले दांतों की सफाई एज वेल एज ओरल हाइजीन को हम मेंटेन करते हैं कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा। खूब पानी पिलाना होता है, एंड कोई भी ज़रूरत नहीं होती किसी भी कपड़े से बच्चे की जीभ को साफ करने की। अगर माँ पानी पी रही है, बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है, बच्चा खूब पानी पी रहा है, तो उसकी ओरल हाइजीन, उसके दांत बिल्कुल साफ रहेंगे। एज अप्रोप्रिएट मैनर में 15 से 18 महीने की उम्र पर एज अप्रोप्रिएट टूथपेस्ट, इनिशियली वेरी लो फ्लोराइड, उसके बाद में नॉर्मल फ्लोराइड कंटेंट वाली, वो बच्चों को दे दी जाती है, जिससे उनकी आगे की डेंटल हाइजीन बरकरार रहे। राइट। उससे पहले उसको क्लीनिंग की, और आपने कह ही दिया कि अच्छा ज़रूरत से ही अगर नहीं। पानी पी रहा है पानी बच्चा पी और रहा है, ब्रेस्ट रिंसिंग फीड हो कर रही रहा है। है तो वो रिंस हो रहा है। बिल्कुल।